हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और जैसा कि हम कंप्लीट कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब हम इसकी समरी पढ़ रहे हैं। इसकी समरी का एक पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में करवा दिया है। मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था और इसकी समरी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाएगी। तो लास्ट वीडियो तक हमने समरी में सबसे पहले पढ़ा एटम के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो यहाँ पर अप्रोच मिला एटॉमिक मॉडल्स को। और यहाँ पर पिछली वीडियो तक मैंने आपको दो मॉडल बताए कि पहला मॉडल जे थॉमसन लेके आए थे और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर हमने एंड किया था। अब इसके आगे इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया है, तो रदरफोर्ड मॉडल कि मैंने आपको बताया कि क्या डिफ़िकल्टी रही। सबसे मेन पॉइंट था स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के आसपास क्यों है। ये रीज़न बोहर्स मॉडल नहीं बता पाया और ना ही एटम की स्टेबिलिटी क्लियर थी। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, ठीक है, अगला मॉडल आया जिसको बोला गया बोहर्स मॉडल। ठीक है, क्योंकि बोहर ने क्या करा, देखिए जब ये प्रॉब्लम हमारे पास में आई तो रदरफोर्ड मॉडल को ओवरकम करने के लिए नील्स बोहर जो थे 1930 में हाइड्रोजन एटम को लेकर अपना मॉडल लेके आए। बोहर ने पोस्टुलेट किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, और कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, क्लियर, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। क्लियर, बोहर ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हर ऑर्बिट्स की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट किया। इसके अलावा हर ऑर्बिट के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस कितनी है उसको भी उन्होंने क्लियर किया। लेकिन ये जो बोहर्स थ्योरी आई, ये बोहर्स मॉडल जो आया, तो रदरफोर्ड और बोहर्स मॉडल के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी और उसके बाद में ही बोहर्स मॉडल आ पाया। जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल के बाद में कुछ डिस्कवरीज़ हुई थी। वो डिस्कवरीज़ क्या थी? सबसे पहला तो डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत सारी डिस्कवरी आई, जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन आई। ठीक है, उससे हमें पता चलता है डुअल कैरेक्टर। ठीक है, पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पार्टिकल नेचर के लिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई। ठीक है, उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम्स के बारे में स्टडी किया कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ये सारी डिस्कवरी हुई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कवर हुआ, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कवर हुई। ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे ये डिस्कवर हुए। क्लियर, और जब ये डिस्कवर हुए तो इनकी डिस्कवरी के बाद मैं आपको थोड़ा सा रिवाइव करवाती हूँ पीछे जाकर। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको रिवाइव हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। तो ये तो हम बहुत आगे हैं, क्वांटम नंबर्स पर हम आ चुके हैं। देखिए, ये अगर हम डुअल कैरेक्टर की तो बाद में हम बात करेंगे, सॉरी, यहाँ पर उसके पहले हम देख लेते हैं बोहर्स का मॉडल। ये रहा, और ये बोहर्स के मॉडल के पहले की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो हमने पढ़ी, ये देखिए डुअल के बिहेवियर ऑफ, ये देखिए जस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है ये, वो हमारा रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पे एंड हुआ। और डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसकी तरह बिहेव करती हैं, वेव्स की तरह। ये हमने पूरा स्टडी किया। उसके बाद में स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग टाइप की रेडिएशन कैसे होती हैं, उनका नेचर कैसे होता है। आफ्टर दैट हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर क्या होगा, तो उसके लिए प्लांक क्वांटम थ्योरी आई पार्टिकल नेचर के लिए। क्लियर, प्लांक क्वांटम थ्योरी। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी के बाद में क्या आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। प्लांक क्वांटम थ्योरी देखिए इस तरह से
है ना। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर ही आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी में आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमने पार्टिकल नेचर में पढ़ी, और इससे ये प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनमें कैसा बिहेवियर होता है, डुअल बिहेवियर होता है। और इस चीज़ को देखते हुए फिर यहाँ पर स्पेक्ट्रा आया। स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा टर्म्स आई कि स्पेक्ट्रम क्या किस तरह से होते हैं, और उसके बाद में फिर बोहर्स का मॉडल आया। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स में थी बोहर्स के मॉडल के आने के पहले, और फिर आया हमारा फाइनली बोहर्स मॉडल जिसको हमने स्टडी किया। तो बोहर्स मॉडल जब हमने स्टडी किया तो बोहर्स मॉडल के बनने के बाद में भी बहुत सारी बोहर्स मॉडल के अंदर भी प्रॉब्लम्स दिखाई दी। ठीक है, क्लियर। तो बोहर ने बता तो दिया था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, है ना, क्लियर। लेकिन कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स ही एग्जिस्ट करते हैं और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, क्लियर। ठीक है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस भी बता दी थी। ठीक है, इन्होंने एक सेटिस्फैक्ट्री मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा पर, लेकिन इन्होंने केवल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा पर ही मॉडल दिया था। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हों, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में ये जो मॉडल है फेल हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में इन्होंने स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। बोहर मॉडल में इसको चार्ज पार्टिकल के अकॉर्डिंग लिया गया था। ठीक है, जो वेव कैरेक्टर था वो बोहर थ्योरी में इग्नोर था। ठीक है, वेव कैरेक्टर क्या था, बोहर थ्योरी में इग्नोर कर दिया गया था, क्लियर है ना। जो भी ऑर्बिट होता है उसका डिफाइनाइट पाथ होता है, और इस डिफाइनाइट पाथ को हम कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं अगर दोनों एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हो। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल कि जो ऑर्बिट के बारे में इन्होंने बताया, तो ऑर्बिट के बारे में इन्होंने जब बताया तो इनके अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की सेम टाइम पर पता कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में एक प्रिंसिपल आया जिसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल जब बोहर्स मॉडल के बाद में आया तो उसमें ये प्रूफ हुआ, ये साबित हुआ कि हम सेम टाइम पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को, सेम टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेम टाइम पर दोनों चीज़ें डिटरमाइन होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर टाइम सेम हो तो हम ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो सेम टाइम पर अगर टाइम सेम रहेगा तो ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ डिटरमाइन हो सकती है। बोहर्स का मॉडल पूरा इसी पर था कि सेम टाइम पर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो बोहर्स का मॉडल है वो हो जाता है फेल। तो अभी तक 3 मॉडल हमने पढ़े उनकी कमियों के साथ में, समरी में 3 मॉडल पढ़े थे। ठीक है, तीनों मॉडल्स को हमने स्टडी किया। फिर आते हैं हमारे अगले मॉडल की तरफ जिसको हम कहते हैं एरविन श्रोडिंगर 1926। इन्होंने एक इक्वेशन प्रपोज की जिसको श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जाना गया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल किस तरह से होते हैं उनको भी बताया। और इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन किसके कॉन्सेप्ट पे थी, ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे थी कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, इसमें वेव नेचर को भी देखा गया और पार्टिकल नेचर को भी देखा गया। डी ब्रॉगली ने बोला था कि मैटर के अंदर भी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जैसे डुअल कैरेक्टर होता है वैसे मैटर में भी डुअल कैरेक्टर होता है। इसके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन आई थी। तो वो जो इक्वेशन आई, ठीक है, उससे पता चला कि मैटर में भी डुअल कैरेक्टर होता है, 2 कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट प्लस हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक इक्वेशन बनाई गई जिसको श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स की भी बात की गई। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की वो वेव फंक्शन के थ्रू डिटरमाइन होती है ना, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, वो एसोसिएट होते हैं हर एनर्जी स्टेट के अंदर। क्लियर।
अब इसके आगे क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट आता है, जिसको मैं इस समरी को मैं आपको नेक्स्ट में प्रोसीड करूँगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, घर पर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाइए, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ना है तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। और बस, और जो भी डाउट क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।